नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को वाशिंगटन डीसी पहुंचे, जहां वह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अयोध्या के श्री राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल की याद अब लखनऊ में बनी। एनआईए के निर्देश पर देश की दूसरी एजेंसियों ने एक बार फिर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। राजस्थान के सियासी संकट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने आवास पर एक अहम बैठक की। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो पहुंचे। मोदी जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात कर रहे हैं, जिसके बाद वह विशाल निप्पोन बुडोकान इंडोर क्षेत्र में आबे के लिए राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का स्टेट फ्यूनरल कार्यक्रम टोक्यो के निप्पोन बुडोकान कम्युनिटी सेंटर में किया गया। यहाँ मोदी समेत 700 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जापान की रॉयल फैमिली भी मौजूद रही। क्राउन प्रिंस आकिशिनो, उनकी पत्नी क्राउन प्रिंसेस किको और शाही परिवार के अन्य सदस्य सलामी दी गई। आबे की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया था। आबे की 8 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पारिवारिक तौर पर शिंजो का अंतिम संस्कार 15 जुलाई को कर दिया गया था। लिहाजा जो स्टेट फ्यूनरल हुआ वो प्रतीकात्मक था। इस फ्यूनरल का लोग भी अब विरोध कर रहे हैं। निप्पोन बुडोकान के बाहर लोगों का प्रदर्शन जारी है। शिंजो की प्रतीकात्मक विदाई में सरकार खर्च कर रही है। अमूमन जापान में रॉयल फैमिली और प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार सरकारी खर्च पर नहीं किया जाता। ये परंपरा है। सभी फ्यूनरल फंक्शन पारिवारिक लोग करते हैं। आबे का राजकीय अंतिम संस्कार कर रही है। प्रतिमात्मक अंतिम विदाई समारोह पर करीब 97 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यही की वजह है कि इसका विरोध हो रहा है। विपक्ष और आम जनता को लगता है कि सरकार के खर्च पर आबे का अंतिम संस्कार पैसे की बर्बादी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बुधवार को वाशिंगटन बैठक करेंगे। इस दौरान बाइडेन प्रशासन के पहले 100 दिनों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और बाइडेन के शेष कार्यकाल को आधार तैयार करने की उम्मीद है। वाशिंगटन डीसी अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान जयशंकर अपने अमेरिकी समकक्ष टोनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और बाइडेन प्रशासन के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों से मुलाकात करेंगे। पेटांगन में प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि वाशिंगटन में भारत की पहली कैबिनेट स्तरीय यात्रा के हिस्से के रूप में शुक्रवार को रक्षा मंत्री भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात करेंगे। किर्बी ने कहा, मुलाकात के दौरान दोनों नई दिल्ली में मार्च में हुई अपनी वार्ता को आगे बढ़ाएंगे और दोनों देश के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा संबंध जारी रखने पर जोर देंगे। हम उनके पेटांगन आने और उनके साथ वार्ता करने को उत्साहित है। विदेश मंत्रालय ने मुलाकात के समय के बारे में अभी जानकारी नहीं दी है। ब्लिंकन शांति प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए अभी पश्चिम एशिया की यात्रा पर है। विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता ने बताया था कि दोनों नेता क्वाड के माध्यम से हिंद प्रशांत सहयोग को मजबूत बनाने, संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग और बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जयशंकर यहाँ उद्योग जगत के लोगों से भी बातचीत करेंगे, जिससे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम द्वारा बृहस्पतिवार को आयोजित सत्र में शामिल है। अमेरिका में भारत के राजदूत के तौर पर दिसंबर 2013 से जनवरी 2015 तक अपनी सेवाएं दे चुके जयशंकर कई प्रमुख अमेरिकी सांसद से भी मुलाकात करेंगे। वहीं इंडिया कोकस के सह अध्यक्ष बेट शेरमन ने कहा कि वह जयशंकर अमेरिका के भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु और अमेरिका भारत संबंधों से जुड़े अन्य नेताओं से बुधवार को रात्रि भोज पर मिलने को लेकर उत्साहित है।
के श्री राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल की याद अब लखनऊ में बनी रहेगी। शहर के पुराने चौराहों में शामिल बर्लिंगटन चौराहे का नाम अब अशोक सिंघल के नाम से होगा। स्वर्गीय सिंघल की 96वीं इस अवसर चौराहे का नाम महापौर संयुक्त भाटिया की अध्यक्षता वाली नगर निगम की कार्यकारिणी समिति ने अशोक सिंघल के नाम से चौराहे का नाम रखा था। सोमवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, पूर्व मंत्री व विधायक आशुतोष टंडन और महापौर ने एक आयोजन में अशोक सिंघल के नाम की पट्टिका लगाकर के चंपत राय भी मौजूद है। महापौर ने बताया कि ब्लिंगटन चौराहे का लंबे समय से अंग्रेजी काल की दास्ता का प्रतीक माना जा रहा है। इस नाम से मुक्ति दिलाने की मांग कई संगठन पूर्व से करते आ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वीप से जुड़े रहे पुरुषोत्तम भार्गव के घर आना जाना था और भार्गव निवास में ही ठहरा करते थे। वही स्वर्गीय भार्गव के घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए अंग्रेजी हुकूमत की दास्ता खुशी महसूस हो रही है। वैसे भी स्वर्गीय भार्गव के आवास से ही लखनऊ में श्री राम मंदिर आंदोलन की रणनीति भी तय होती है। बर्लिंगटन होटल के कारण ही इस चौराहे का नाम था, लेकिन समय के साथ होटल का अस्तित्व खत्म हो गया और वहां कॉम्प्लेक्स खड़ा हो गया था, लेकिन चौराहे का नाम चला और विस्तार में सभागार में युग पुरुष अशोक सिंघल स्मरण एवं नमन समारोह का आयोजन किया गया है। यह समारोह शाम 4 बजे से चालू हुआ, जिसमें श्री राम जन्मभूमि न्यायमूर्ति क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, पूज्य स्वामी परमात्मानंद विहब के निर्देश, उप मुख्यमंत्री के केशव प्रसाद, चलचित्र का भी प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत अच्छा निर्णय है ये। लखनऊ ये निर्णय जीवन को दे की प्रेरणा कोई पढ़े एक निर्णय और कोई प्रेरणा नहीं है, तो हमें दिखा अपने नाम से इस प्रकार उसमें टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के निर्देश पर देश की दूसरी एजेंसियों ने एक बार फिर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। 8 राज्यों में छापेमारी के दौरान कर्नाटक के कोलार से 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा एसटीपीआई के सचिव को भी गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक के अलावा असम से भी पीएफआई से जुड़े 4 लोगों को कल नगरबेरा इलाके से हिरासत में लिया गया। पीएफआई के खिलाफ जिले के कई हिस्सों में छापेमारी अभी भी जारी है। इस बात की जानकारी असम के एडीजीपी विशेष शाखा हिरेनाथ ने दी थी। इसने पहले असम पुलिस ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से पीएफआई के कार्यकर्ताओं को 11 नेताओं के और दिल्ली से एक नेता को बुलंदशहर तक पीएफआई के ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी की जा रही है। बता दें कि बीते गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नेतृत्व में कई एजेंसियों ने देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसी दौरान 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। वहीं महाराष्ट्र एटीएस ने राज्य से 20 लोगों को हिरासत में लिया था।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। यह संगठन दक्षिण भारत में 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बना था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का वन्यान नीति परसाई शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में यह संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट यानी सीबी पर बैन लगने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ है। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी पकड़ बताई जाती है। नेशनल पीपल्स फ्रंट और विद्यार्थियों के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन भी शामिल है। यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव के वक्त एक दूसरे पर मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन पाने के लिए पीएफआई की मदद लेने का भी आरोप लगाती है। गठन के बाद से ही पीएफआई पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगते रहते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम रखते हैं आपको अपडेट। मोहल्ले, नुक्कड़, सड़क, चौराहे, जिले से लेकर सूबे तक हर छोटी से छोटी खबर हम पहुंचाते हैं आप तक। हर छोटी से छोटी खबर पर रखते हैं पैनी नजर। हर खबरों को अपने बेबाक अंदाज में खबरें पहुंचाते हैं आपके हाथ में। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद सीधे आप तक पहुंचाते हैं न्यूज़ रूम से। सिर्फ खबरों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं उठाते, बल्कि खबरों के पीछे की हकीकत को भी आप तक पहुंचाते हैं हम, क्योंकि हम है राष्ट्र प्रथम, जो खबरें पहुंचाए आप तक प्रथम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। राजस्थान के सियासी संकट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने आवास पर एक अहम बैठक की। इस बैठक में पार्टी के दोनों पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन भी शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन सीधे जयपुर से दिल्ली पहुंचे और 10 जनपद पहुंचकर सानिया से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों पर्यवेक्षकों ने सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी शायद सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। माना जाता है कि गहलोत से कमलनाथ के अच्छे रिश्ते और संकट सुलझाने की जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। बता दें कि राजस्थान में नए मुख्यमंत्री पर चर्चा होने के लिए कांग्रेस विधायक दल की पर होनी चाहिए थी, लेकिन गहलोत के वफादार कई विधायक बैठक में नहीं आए। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के बंगले पर बैठक की और फिर वहां से विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मिलने गए। इसके बाद इन विधायकों ने इस्तीफा देकर कांग्रेस सरकार को संकट में डाल दिया। गहलोत ने गुट के विधायकों को कहना है कि उन्हें अगर अपनी पसंद का मुख्यमंत्री चुनने की अनुमति नहीं दी गई तो वह पद से इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंप दिया। दरअसल ये सभी विधायक सचिन पायलट को सीएम पद देने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2 साल पहले गहलोत के खिलाफ विद्रोह करने वाली पायलट को उनको सीएम के रूप में मंजूर नहीं है। वह राजस्थान के प्रभारी अजय माकन से कहा कि वह जब विधायक दल की कोई आधिकारिक बैठक बुलाई गई है और यदि कोई उससे समांतर कर एक अनाधिकारिक बैठक बुलाए तो ये प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता है। माकन ने कहा आगे देखेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई होती है। वहीं दूसरी ओर है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर कर दिया गया है। मुकुल वासनिक, केशव वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक इससे पहले CWC ने सोनिया गांधी से गहलोत को अध्यक्ष पद की रेस से बाहर करने की सिफारिश की थी। इसी वक्त हम जाएंगे, जो कुछ घटनाएं घटी है उसके बारे में तफसील से
मैडम हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताएंगे, फिर उसके बाद जो फैसला होगा। उस संबंध में जो भी हमको कहना था आज सुबह मैंने कह दिया है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए अब 10 जनपद कांग्रेस अध्यक्षा को हम अपनी रिपोर्ट देने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्षा को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने और मैंने बहुत विस्तार से राजस्थान के अंदर के लिए हम लोग गए थे, उसके बारे में विस्तार से पूरी की पूरी चर्चा करी और अपनी बात बताई। कांग्रेस अध्यक्षा ने हमारे से एक लिखित रिपोर्ट पूरे घटनाक्रम के ऊपर मांगी है और वो लिखित रिपोर्ट आज रात या कल सुबह तक के हम कांग्रेस अध्यक्षा को दे देंगे। श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी के समर्थन में सोमवार की सुबह त्यागी समाज के उनके लोग नोएडा सेक्टर 93 स्थित कैंट एमएक्स सोसाइटी पर पहुंचे और वहां जाकर प्रदर्शन किया। इसी दौरान सोसाइटी के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की। मुजफ्फरनगर में वहां के राम त्यागी के नेतृत्व में त्यागी समाज अनेक लोग ग्रेट एपेक्स सोसाइटी पर पहुंचे और उनके सोसाइटी के बाहर ही धरने बिछाकर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे मांगे राम त्यागी ने पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वह अनु त्यागी ऐसे नहीं होता तो सोसाइटी के जिन 299 फ्लैटों पर अवैध निर्माण है और उन्हें पौधा लगा रखे हैं उन्हें भी हटाया जाए। मांगे पूरी नहीं होने पर त्यागी समाज के द्वारा अब नोएडा में ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा और यही पर त्यागी समाज के लोगों का टेंट लगेगा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह मामला अनु त्यागी के सम्मान से जुड़ा हुआ है, जिसके परिवार के लोगों को सोसाइटी में परेशान की जा रही है। उनके घर से बाहर आकर कभी कैंडल मार्च निकल प्रदर्शन किया जाता है तो कभी बच्चों से अभद्र व्यवहार किया जाता है। वह अपने समाज के बेटे के सम्मान को ठेस नहीं लगाने दे सकते। उन्होंने कहा कि सोसाइटी में बड़े पैमाने पर लोगों ने अवैध निर्माण कर रखे हैं और अपने घरों से बाहर पौधे लगा रखे हैं, लेकिन अनु त्यागी के अलावा प्राधिकरण ने किसी अन्य के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि 24 घंटे बाद त्यागी समाज के लोगों के त्यागी और अन्य लोगों को समझा बुझाकर शांत किया और उनका धरना प्रदर्शन समाप्त किया। उनकी मांग थी कि जिन लोगों ने यह पौधे उखाड़े हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके बाद समाज में कुछ लोग सोसाइटी में श्रीकांत के घर पर भी गए थे। ग्रैंड एमएक्स सोसाइटी के एओसे के अध्यक्ष अविनाश माथुर ने कहा कि सोसाइटी में पूरे समय पुलिस तैनात रहती है और सोसाइटी में पुलिस अच्छा काम कर रही है और पुलिस अधिकारी ही इस पूरे मामले को देख रहे हैं। सोसाइटी के लोग तो किसी को जबरन रोक नहीं सकते। सोसाइटी के लोगों पर यह आरोप लगाए गए हैं कि वह गलत है। पुलिस अधिकारी सारी स्थिति को जानते हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस का काम है। मांगेराम त्यागी और उनके कुछ समर्थक ग्रैंड एमएक्स सोसाइटी के सामने आए थे और उनका कहना था जो श्रीकांत त्यागी के घर के कैंपस के सामने से जो पेड़ हटाए गए हैं या तो उन्हें पुनः लगा है, अन्यथा जो बाकी पेड़ सोसाइटी में लगे हैं उनकी जाँच करी है। कैसे लगने हैं या फिर कैसे हटने हैं वो लिया जाएगा। घरेलू हिंसा का एक गंभीर प्रकार की हिंसा है जिसका युद्ध स्तर पर मुकाबला करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष बात करते हैं सैयद जुनैद सादाता और एड शेख सबा जैनस एक साल पहले कुर्जे नूर नामक एक पहल व्हाइट ग्लोब के रूप में पंजीकृत एक प्रसिद्ध एनजीओ द्वारा शुरू की गई थी। आज व्हाइट ग्लोबर ने महिला अध्ययन केंद्र के सहयोग से महिला कॉलेज श्रीनगर के परिसर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य कॉलेज की छात्राओं को घरेलू हिंसा का मुकाबला करने का और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना था। अध्यक्ष एस सैयद जुनैद सादत और एड शेख सबा ने इस तथ्य पर जोर दिया कि घरेलू हिंसा एक गंभीर प्रकार की हिंसा है जिस युद्ध स्तर पर संबोधित करने की आवश्यकता है। घरेलू हिंसा के
एक साथी पर शक्ति और नियंत्रण हासिल करने या बनाए रखने के लिए किया जाता है। दुर्व्यवहार शारीरिक, यौन, भावनात्मक, आर्थिक या मनोवैज्ञानिक क्रियाएं या किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कार्यों की धमकी हो सकती है। इसमें कोई भी व्यवहार शामिल है जो किसी को डराता है, आतंकित करता है, हेरफेर करता है, चोट पहुंचाता है या फिर अपमानित करता है, दोष देता है, घायल करता है, नस्ल, उम्र, यौन अभिविन्यास, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना किसी से भी घरेलू दुर्व्यवहार को हो सकता है। यह कई तरह के रिश्तों में हो सकता है, जिसमें विवाहित जोड़े, साथ रहने या डेटिंग करने वाले जोड़े शामिल हैं। घरेलू हिंसा सभी सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि या किसी भी शैक्षिक स्तर के लोगों को प्रभावित करती है। संगोष्ठी में अधिवक्ता उपस्थित थे अल्ताफ महरज, डॉक्टर शबीर वानी, श्रीमती गजला, डीएफओ SLMA गौस्वामी। जो हमारा ये सेमिनार हो रहा है, ये वुमेन्स राइट्स को लेके हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके हो रहा है। सिंस डोमेस्टिक नंबर डेटा जो है 40% इंक्रीज हुआ है कश्मीर में, तो इसको लेके हम अवेयरनेस करना चाहते हैं अपनी बच्चियों में, उनको अवेयर करना चाहते हैं उनके पास क्या राइट्स हैं, उनके पास क्या रेमेडीज हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस है जहां उनको जाना चाहिए, जहां से उनको जस्टिस मिल सके। आज वुमेन्स कॉलेज में इन कोलैबोरेशन विद वाइट ग्लोब वी डिड अ जेंडर अवेयरनेस प्रोग्राम, जहां पे हमने जेंडर इक्वालिटी को, वुमेन एम्पावरमेंट को अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए हम लोगों ने एक इवेंट किया। इसमें हमने स्किट भी किया, इसमें हमने स्पीचेस किए। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑफिशियल्स दैट आल्सो गिव स्पीचेस रिगार्डिंग जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। और I as a gender champion of the college firmly regulate the idea of women equality. आज के लिए सेमिनार जरूरी नहीं है, ये ऐसी जनरल अवेयरनेस रिगार्डिंग सच इम्पोर्टेंट एंड बर्निंग टॉपिक्स लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, मुझे लगता है बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल लेवल पर नहीं, बट एज अ कम्युनिटी लेवल हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारी ऐसी लेडीज हैं जो कभी भी उनके साथ क्राइम हो रिपोर्ट नहीं करती, आगे नहीं आती, आवाज नहीं उठाती, इवन दो टाइम्स हैव चेंज्ड। बुलेटिन में समय हो चला है ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में पढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर इंडियन ऑयल ने पिस्टन इंजन विमान और मानव रहित एरियल वाहनों के लिए एक विशेष विमान ईंधन AVGS 100 LL लॉन्च करके आत्मनिर्भर भारत की ओर एक नया कदम उठाया है। हम एक उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं जो लोग क्रांतिकारी है। हम जैव ईंधन, सम्मिश्रण, हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत को बढ़ावा देकर आयातित ईंधन पर निर्भरता कम कर रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी ने AVGS 100 LL के शुभारंभ को संबोधित करते हुए कहा, इसके साथ इंडियन ऑयल देश में AVGS 100 LL का उत्पादन और विपणन करने वाली पहली तेल विपणन कंपनी बन गई है, जो कीमती देश विदेशी में AVGS के 100 LL पूरी तरह से आयातित उत्पादित है। इंडियन ऑयल द्वारा अपनी गुजरात रिफाइनरी में उत्पादित AVGS 100 LL का घरेलू उत्पादन भारत के उड़ान प्रशिक्षण को और अधिक किफायती बना देगा। यह उत्पादन को FTO और रक्षा बलों द्वारा संचालित विमान को ईंधन देता है। भारत द्वारा दशकों से आयात किया जा रहा है। इंडियन ऑयल की R&D रिफाइनरियों और मार्केटिंग टीमों ने स्वदेशी उत्पादन का यह उपलब्धि हासिल की है और उद्योगों मूल्य लाभ की पेशकश की है। एविएशन गैलोशन का प्रिंसिपल ग्रेड AVGS 100 LL टर्बोचार्ट रिसिप्रेक्टिंग पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से पायलट को प्रशिक्षण देने के लिए FTO और सुरक्षा बलों द्वारा किया जाता है।
वडोदरा में इंडियन ऑयल को प्रमुख रिफाइनरी द्वारा उत्पादित ईवी गैस 100 LL का भारत नागरिक उड्डयन को विनियमित कर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा प्रशिक्षण और प्रमाणित किया गया है। यह आयाती ग्रेड की तुलना में बेहतर प्रदर्शन गुणवत्ता मानकों साथ उत्पादन विनिर्देशों को पूरा करने वाला एक उच्च आर्कटन विमानन ईंधन है। ईवी गैस 100 LL की स्वदेशी उपलब्धता आयात करने और संबंधित लॉजिस्टिक चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगी। इस उत्पादन की इन हाउस उपलब्धता से देश कीमती विदेशी मुद्रा बचाने में सक्षम होगा। इससे पूरे भारत में 35 से अधिक FTO को भी लाभ होगा। उत्पादन की घरेलू उपलब्धता के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय देश में और अधिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने पर विचार कर रहा है। विमानन यातायात में वृद्धि को देखते हुए प्रशिक्षित पायलट को आवश्यकता की बढ़ने की उम्मीद है। कम से कम 20 से 30 हजार रुपया पर KL हमारी कॉस्ट सस्ती हो। ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये नॉट ओनली मेक फॉर इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए। आप ठीक ही बोल रहे हैं। पहले जो भी ईवी गैस इस देश में खपत हो रही थी तेल का पर साल का था और वो सारा इंपोर्ट करते थे। इंडियन ऑयल एजेंसी थी जो देश में इंपोर्ट करके सभी जगह हमारे जो 35 फ्लाइंग स्कूल्स है और इंडियन एयरफोर्स इनको हम लोग ही सप्लाई करते थे, पर वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट था। अभी हमने हमारे गुजरात रिफाइनरी में ये बनाना चालू कर दिया है और इससे इतना तो श्योर है कि गुजरात रिफाइनरी की जो कैपेसिटी है उससे हम पूरे देश का कंजम्पशन पूरा मीट कर लेंगे। और हम पारादीप में एक और प्लांट लगा रहे हैं जो 6 महीने में आएगा। उससे हम जो ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो हम उसको कैप्चर करेंगे। और एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग अफ्रीका, वहां भी इसकी बड़ी खपत है बिकॉज एयरलाइन इंडस्ट्री तो सब जगह बढ़ी रही है। और जो हमारा इनिशिएटिव है ये नॉट ओनली मेक फॉर इंडिया बट मेक फॉर द वर्ल्ड इस टाइप का है। क्योंकि कम से कम 20 से 30 हजार रुपया पर KL हमारी कॉस्ट सस्ती होगी। हमारे गुजरात रिफाइनरी की जो पोटेंशियल है उसी से मैं एक्सपोर्ट शुरू कर सकता हूँ। मैं कल शुरू कर सकता हूँ। अभी ऑलरेडी हमने हमारे जो पोटेंशियल है प्रोडक्ट के बारे में सभी जो कंट्रीज हैं वहाँ ऑलरेडी भेज चुके हैं। जैसे ऑर्डर मिलेगी गुजरात रिफाइनरी के ही कैपेसिटी से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पारादीप का आने से तो मात्रा और बढ़ेगी बट एक्सपोर्ट के दुनिया में कदम हम इमीडिएट रखने में तैयार हैं। खबर शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे के बेहद करीब रहे और उनके निवास मातोश्री के वफादार में से एक संभासी थापा ने भी सोमवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। ठाणे में नवरात्रि के मौके पर हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सपासे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया। थापा के लिए कहा जाता है कि उन्होंने बाला साहब की परछाई बनकर 30 सालों तक मातोश्री में काम किया। बाला साहब सिर्फ सपा के हाथों में खाना और पानी लिया करते थे। बाला साहब के निधन के बाद उनकी और उद्धव परिवार के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी और मातोश्री के जाने वाले शिवसेना नेताओं का कहना है कि उन्होंने सपा सिंह को पिछले कई सालों में उद्धव ठाकरे के आसपास नहीं देखा था। शिंदे गुट का दामन थामने के बाद सपा सिंह ने कहा, मेरी विचारधारा एकनाथ शिंदे की विचारधारा से मिलती है, इसलिए मैंने उनका दामन थामा है। कहा जाता है कि बाला साहेब ठाकरे पत्नी मीनाताई ठाकरे की मृत्यु के बाद नेपाल के रहने वाले थापा बाला साहेब ठाकरे के शाह बन गए थे। बाला साहेब जब कभी बाहर था। सपासी ने सोमवार को कहा कि बाला साहेब के जाने के बाद बीच बीच में उद्धव ठाकरे से मिलता रहा, लेकिन मेरे मन ने कहा कि मुझे एकनाथ शिंदे के साथ रहना चाहिए, इसलिए नवरात्र के दिन यहाँ आया और शिंदे साहब के साथ जुड़ गया। मैं बाला साहेब ठाकरे के साथ परछाई की तरह रहा और आगे शिंदे साहब के साथ परछाई की तरह ही रहूंगा। सपासी थापा करीब 40 साल पहले भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित चिमौली गांव से मुंबई में काम के लिए नेपाल गए थे। मुंबई से सटे ठाणे में एक बंगाली व्यवसायी पीके घोष की रॉयल सिक्योरिटी एजेंसी में बतौर चौकीदार सपासी ने काम किया। वे घोष के बंगले पर बतौर चौकीदार कई साल तक रहे। गोरेगांव में छोटे मोटे काम करते हुए वे भाजपा के नगर सेवक KT थापा के साथ 1980 में पहली बार बाला साहेब ठाकरे से मिले। उनका शांत स्वभाव और KT थापा द्वारा उनके खाने की तारीफ को सुनकर एक दिन बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें मातोश्री के लिए खाना बनाने को कहा। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।